शुक्रिया दोस्तों। अग्निवीर वायु की परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे जांबाज हैं, जितने भी हमारे यूथ्स हैं, आप सारे लोगों को मैं अपने इस टीम यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूं। जैसा कि आज हम लोगों को ज्ञात है, आज की ये मॉडल सेट पाँचवें दिवस में हम लोग मॉडल सेट का प्रैक्टिस करेंगे। जो यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन की जो बुक मार्केट में उपलब्ध है, उसी बुक के 5वें मॉडल सेट पे हम लोग आज बात करेंगे। आइए देखते हैं हम लोगों का अग्निवीर वायु में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें, उन्हीं पे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए बिना समय गंवाए सीधे प्रश्न पे आएंगे। देखिए सबसे पहला जो प्रश्न हम लोगों को दिख रहा है डियर, ये पैसेज का गद्यांश का, जिसको गद्यांश बोलते हैं, पैसेज या कंप्रीहेंशन इसको कहते हैं डियर। पैसेज का प्रश्न है, एक स्टोरी है, एक पैराग्राफ है, इसके पढ़ करके सबसे पहले कंप्रीहेंड करना है, इसके भावों को समझनी है और इसी के बेस पे, इसी के आधार पे आगे इनके कहानियों से के कंटेंट से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस प्रश्नों का जवाब हम लोगों को देना है। देखिए सब्जेक्ट अभी हम लोग इंग्लिश का चर्चा करेंगे, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की चर्चा होगी डियर। तो आशा करते हैं आप लोग पहले से प्रैक्टिस करके रखे होंगे, अच्छी मार्क्स भी आप लोग ऑब्टेन किए होंगे इसमें। तो चलिए अब देखते हैं क्या इसका डिस्कशन होगा, क्या कैसे यहाँ पे जवाब होगा। देखिए कह रहा है कि द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। ब्रिटिश जब भारत में आए, ब्रिटिश जब अंग्रेज लोग भारत में आए तो उन्होंने कानून का, न्याय मंडल का एक अलग मॉडर्न नई तकनीक, नई नियम कानून लेकर के आए, भारत में इंट्रोड्यूस कराए, भारत को ज्ञात कराए, भारत के लोगों को बताया। दिस मीन ये न्यू रूल ऑफ लॉ जो है, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ जो है, इसका मतलब यह है कि देयर एडमिनिस्ट्रेशन वाज टू बी कैरिड आउट। इसका मतलब ये था ये कि वे लोग की जो अपनी जो प्रशासनिक व्यवस्था था, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था आगे भी चलती रहे, उस चीज को उन्होंने भारत में जब उन्होंने अपना एकाधिकार स्थापित किया तो भारत में भी जो है से उस नियम कानून को, अपनी प्रशासनिक रीति रिवाजों को लेकर के यहाँ आया। एटलीस्ट इन थ्योरी, कम से कम थ्योरी में, इन ऑबीडियंस टू लॉज, जिसका ये था इन ऑबीडियंस टू लॉज, कानून जो है, कानून का क्या हो सके, ऑबीडियंस का मतलब होता है अनुपालन होना, कानून के नियमों का पालन हो, उसको लोग माने। विच क्लियरली डिफाइंड द राइट्स, जिसमें उनके कानून के नियमों में यह बात था कि राइट्स क्या है, लोगों की राइट्स क्या होनी चाहिए, अधिकार क्या होनी चाहिए, प्रिविलेजेस, उनकी विशेषाधिकार क्या होनी चाहिए, एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द सब्जेक्ट्स, और किसी भी राजा का या किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में रह रहे जो लोग हैं, सब्जेक्ट्स का अभिप्राय यहाँ प्रजा से है, किसी राज्य व्यवस्था में रहने वाले लोग से है, उनकी ऑब्लिगेशंस क्या होगी, उनकी कर्तव्य क्या होगी। तो उनके जो संवैधानिक कानून का जो नियम था उसमें उन्होंने राइट्स, लोगों का अधिकार क्या हो, विशेषाधिकार क्या हो और उनका कर्तव्य क्या हो, इन तमाम चीज़ों पे उन्होंने चर्चा किया था, उन चीज़ों की चर्चा की थी। इसी के बारे में उन्होंने न्यू मॉडर्न कंसेप्ट, जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द लॉ उन्होंने लाया था, उसमें इन चीज़ें इंगित थी। एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द कैप्राइस और पर्सनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूलर, किसी भी रूलर के, किसी भी शासक के, किसी भी नियम कानून राज व्यवस्था को चलाने वाले जो लोग थे, रूलर थे, शासक थे, उनकी डिस्क्रेशन, उनकी लालच, उनकी पर्सनल, उनकी निजी फायदा या कैप्राइस, लालच के आधार पर नहीं था, लालच के अनुसार नहीं था कि कोई शासक थे, कोई प्रशासन की व्यवस्थाओं को चलाने वाले जो लोग थे, वो अपनी भलाई के लिए, अपनी अच्छाई के लिए या अपने लालच बस वो जो ऐसे कानून को इंट्रोड्यूस करें, कानून को चलाए, ऐसी नहीं थी। कराए इन प्रैक्टिस, वास्तविकता में ऑफ कोर्स बेशक ही द ब्यूरोक्रेसी एंड द पुलिस एंजॉयड आर्बिट्ररी पावर्स एंड इंटरफेयर्ड विद द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द पीपल। लेकिन बेशक यह बेशक था कि जो प्रशासक था, जो ब्यूरोक्रेसी था, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होते हैं माय डियर, ब्यूरोक्रेसी में ऑफिसर्स आते हैं, जो ऑफिसर्स लोग थे, एंड पुलिस और जो प्रशासन थी, एंजॉयड आर्बिट्ररी पावर, उनको एक अधिकार प्राप्त था, उनको एक शक्ति प्राप्त थी, एंड इंटरवेयर्ड विद द राइट्स एंड द लिबर्टीज ऑफ द पीपल, और वो लोगों के राइट्स, अधिकार
और उनकी लिबर्टीज, उसमें वो क्या कर सकते थे, इंटरफेयर कर सकते थे। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति, यदि किसी भी शासन व्यवस्था में रहने वाले लोग वो केवल अपने राइट्स की बात करें, अपनी प्रिविलेज की बात करें, परंतु ऑब्लिगेशंस की बात नहीं करें, तब वहां पे जो है पुलिस, हमारी जो है ब्यूरोक्रेसी सिस्टम, वो अपने एक्शन में आ जाती थी। द रूल ऑफ लॉ, कानून का जो नियम था, was to some extent a guarantee of the personal liberty of a person। वो कुल हद तक मान लिया जाए, एक हद तक देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता की गारंटी थी। एक तरह से जो ब्रिटिश लोग जो है कानून की व्यवस्था, कानून का नियम लेकर आया था, उसमें किसी भी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी, उनकी जो निजी स्वतंत्रता थी, उनका जो निजी जो अधिकार था, उसकी एक गारंटी थी उस नियम कानून में, उस व्यवस्था में। इट इज ट्रू, यह सत्य है, दैट कि प्रीवियस रूलर्स ऑफ इंडिया, उसके पहले भारत के जो रूलर्स थे, ब्रिटिश के पहले जो भारत में रूलिंग चलाने वाले जो शासक राजा महाराजा लोग थे, हैड बीन इन जनरल बाउंड बाय ट्रेडिशन एंड कस्टम। वो हमारे पुराने जमाने से चले आ रहे जो रीति रिवाज थी, जो कस्टम थी, जो परंपराएं थी, उस परंपराओं एवं रीति रिवाज के आधार पे बंधे हुए थे, उसी के अनुसार वो अपनी सत्ता व्यवस्था चला रहे थे। बट लेकिन दे ऑलवेज हैड द लीगल राइट्स टू टेक एनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स। लेकिन वो जो राजे महाराजे थे, वो अपने हिसाब से किसी प्रकार का नियम कानून बनाने में या कोई कार्रवाई करने में वो स्वयं के लिए बिल्कुल सुरक्षित थे। वो स्वयं अपने हिसाब से वो कोई रूल, कोई स्टेप्स, कोई कार्रवाई ले लेते थे, कोई कार्रवाई कर देते थे, व्हाट दे वांटेड, जो वो चाहते थे, जिसे कभी कभी उनके प्रजा, उनके क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग उस नियम को पसंद नहीं करते थे। ऐसा हो सकता होगा कि उस समय लिए गए उनके द्वारा कोई नियम कानून शायद उनके कोई फायदा होता होगा, उनके फायदे के लिए होता होगा, जिससे उनके शासन व्यवस्था में रहने वाले जो उनके लोग होते थे, उनमें जो है उनके प्रति नफरत की भाव उत्पन्न होती थी। एंड देयर एग्जिस्टेड नो अथॉरिटी, और वहां उस तरीके का कोई अथॉरिटी नहीं था कि जब राजा महाराजा कोई निर्णय ले ले तो उसके विरोध में जा सके या उसका कोई विरोध कर सके। ऐसा कोई अथॉरिटी, कोई बॉडी, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। बिफोर हुम देयर एक्ट्स कुड बी क्वेश्चन, उन राजाओं महाराजों की लाई गई नियम कानून पे सवाल किया जा सके, उसको रोका जा सके, ऐसी कोई संस्था, ऐसी कोई बॉडी नहीं थी। द इंडियन रूलर एट द चीफ्स, भारत के जो शासक थे, उनके जो मुखिया थे, समटाइम्स, कभी कभी एक्सरसाइज दिस पावर, एज अपनी सत्ता का, अपनी पावर का, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते थे, टू डू एज दे वांटेड, जो वो चाहते थे। इस स्थिति में उनकी जो प्रजा होती थी उनसे खफा हो जाती थी, उनसे नाराज हो जाती थी अंडर ब्रिटिश रूल। लेकिन जब ब्रिटिश का आगमन हुआ भारत में, जो हमारे ब्रिटिश लोग आए, तो ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ उनके आगमन के बाद उन्होंने न्यू और मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ लेकर के आए, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन वाज लार्जली कैरिड ऑन अकॉर्डिंग टू लॉज। प्रशासनिक व्यवस्थाओं को, प्रशासन के नियमों कानूनों को एक लॉ के तहत, एक कानून के तहत आगे प्रोसीड किया गया, बढ़ाया गया, एज इंटरप्रिटेड बाय द कोर्ट्स, जो न्याय मंडल के द्वारा, जो कोर्ट के द्वारा, जो न्यायालय के द्वारा बताया गया हो। द लॉज देमसेल्व्स वर ऑफन डिफेक्टिव, यद्यपि कभी कभी नियम कानून भी कुछ डिफेक्टिव होती थी, नियम कानूनों में भी कुछ खामियां होती थी। वर मेड नॉट बाय द पीपल थ्रू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जो कि वो नियम कानून जो होते थे, कोई जो है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक तरीके से वो नियम कानून बनाए नहीं होते थे, उसमें भी डिफेक्ट होता था। बट लेकिन ऑटोक्रेटिकली बाय द फॉरेन रूलर्स, वो जो नियम कानून जो होते थे बाबू, एकमात्र रूप से स्वयं अपने हिसाब से फॉरेन रूलर्स, विदेशी शासकों के द्वारा वो नियम कानून बना लिए जाते थे। एंड लेफ्ट अ ग्रेट डील ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, और सिविल सर्वेंट्स जो होते थे उनके हाथ में वो पावर, वो शक्ति, वो नियम कानून मिल जाते थे, जिसका विपरीत प्रभाव जो है लोगों पे पड़ता था। एंड द पुलिस, और प्रशासन के हाथों में था। बट दैट वाज परहैप्स इनएविटेबल, लेकिन दैट वाज परहैप्स इनएविटेबल, लेकिन वो अटल होता था,
उसको भी कोई टाल नहीं सकता था, कोई हटा नहीं सकता था। इन अ फॉरेन रिजम, विदेशी शासन कालों में, दैट कुड नॉट इन वेरी नेचर ऑफ थिंग्स बी डेमोक्रेटिक, जिसकी नेचर, जिसकी प्रकृति, जिस नियम कानूनों की स्थितियां परिस्थितियां डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक नहीं लगता था, लोकतांत्रिक नहीं होते हुए भर में भी वहां भी खमियां थी, उसे मानना पड़ता था। तो आइए अब जो है इस पैसेज के आधार पे क्या क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ रूल ऑफ लॉ, कह रहा है कि कानून के नियम की जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पे जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, मीन्स दैट, उसका मतलब यह होता है कि कौन प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर रहा है, अंडर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें, दैट इट इज टू बी कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूलर, किसी भी नियम कानून के, किसी भी राजा के अपने नियम कानून के हिसाब से चलाना नहीं। इट इज टू बी कैरिड आउट इन ओबीडियंस टू लॉज, लॉ जो कानून है उसके कानून की बातों को मानते हुए नियम कानून को चलाना। हाँ यही था मॉडर्न जो है कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ द लॉ लाया गया था, उसमें यही था कि कैरिड आउट, व्यवस्थाओं को चलाया जाएगा इन ओबीडियंस टू लॉज, जो लॉज हैं, जो नियम कानून है उसको मानते हुए। आगे, ऑल द पर्सन्स आर नॉट इक्वल बिफोर द लॉज, कानून के समझ सारे लोग एक इक्वल नहीं थे, ऐसी चर्चा नहीं है कि कोई लोग इक्वल नहीं थे, किसी को ज्यादा मान सम्मान था, किसी को कम मान सम्मान था, ऐसी चर्चा नहीं थी। ऑल द पर्सन्स आर नॉट बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू, सारे नियम ये बंधे नहीं हुए थे नियम के अनुसार काम करना, कुछ लोग अपने मन से भी काम कर सकते थे, ऐसी बात नहीं थी, सारे लोगों को कानून के हिसाब से चलना होता था, इन ओबीडियंस टू लॉज। ठीक है, तो जवाब हमारा क्या हो जाएगा बाबू, बी नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हमारा प्रथम प्रश्न का जवाब हो जाएगा। द्वितीय, कह कि इन ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश शासनकाल के दरमियान द एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरिड आउट, शासन व्यवस्था चलाई जाती थी, कैसा, अकॉर्डिंग टू द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटर, किसी भी प्रशासक के अपने आप अपने नियम कानून के हिसाब से नहीं, अकॉर्डिंग टू द लॉज, कानून के हिसाब से हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द लॉज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नियम कानून के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द लॉज। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज, 2 यहां दिया हुआ स्टेटमेंट कौन सही है, यहां पूछ रहा है नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है, मतलब कौन गलत है। तो देखिए, द प्रीवियस रूलर्स ऑफ इंडिया ओरिजिन वर फाउंड बाय ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, जो पूर्व कालों में भारत के जो रूलर्स थे उनकी शासन व्यवस्था ट्रेडिशन, परंपराओं एवं कस्टम, रीति रिवाज के तहत चलता था, तो ये तो सही है, हमें सही वाला जवाब नहीं चाहिए, हमें चाहिए नॉट ट्रू, जो सही नहीं है, तो इसलिए ये जवाब हमारा नहीं होगा। दीज रूलर्स हैड नो लीगल राइट टू टेक एनी डिसीजन, क्या जो रूलर्स थे, क्या जो पूर्व के कालों के जो शासक थे, क्या उनको अपने हिसाब से नियम लेने का अधिकार नहीं था, कानून बनाने का अधिकार नहीं था, अधिकार था, वो अपने हिसाब से कानून बना लेते थे, अपने फायदे के लिए भी बना लेते थे, तो यही गलती है। तो जवाब आपका 2 नंबर ही केवल गलत है, यही होगा। तो देखिए ओनली 1 ये नहीं होगा, 1 और 2 दोनों गलत नहीं है, इसलिए नहीं होगा, तो जवाब हो जाएगा आपका बाबू बी नंबर, ओनली 2 यही है जो क्या है, सही नहीं है, जवाब हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, भारत में कानून के अवधारणाओं के तहत नियम कौन लेकर के आया था, तो द प्रीवियस रूलर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारत की जो है से पूर्व के जमानों में चले आ रहे राजे महाराजा जो शासन चला रहे थे वो लेकर के आए थे। द ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे, बिल्कुल ब्रिटिशर्स ही लेकर के आए थे। बाकी का जवाब हमारा गलत हो गया माय डियर, तो जवाब बी नंबर हो गया। नेक्स्ट, इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, कह रहा है कि कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होती है, प्रशासकीय व्यवस्था होती है, बेस्ड ऑन द कंसेप्ट द रूल ऑफ लॉ, कानून के नियम के आधार पे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड सुप्रीम, इनमें से कौन सा स्टेप है जो सबसे सुपर माना जाता है, जिसकी कानून व्यवस्था सबसे अच्छी मानी जाती है। द लॉज ऑफ द लैंड, लैंड का कानून कि द रूलर, शासक का नहीं। द जनरल पब्लिक, सामान्य पब्लिक का नहीं। द जुडिशियल कोर्ट्स, यह भी नहीं। द लॉज ऑफ द लैंड, द लॉज ऑफ द लैंड जो होता है यह जो है कानून के अधिकार, कानून की व्यवस्था जो है सबसे सुपर एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था में माना जाता है। देखिए नेक्स्ट है माय डियर, ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल लेक दैट इज, सेड सी, उसने बोली कि ओ कितनी सुंदर लेक है, झील है। तो ये एक सेंटेंस है बाबू, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच है।
सेड सी रिपोर्टिंग स्पीच बाद में लिखा गया है, अब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बनाना है। इनडायरेक्ट में बनाने के लिए सबसे पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच को ही पहले लिखेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच चूंकि हमारा पास्ट में है, पहले तो लिखेंगे। और देखिए रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारा क्या है, एक्सक्लामेटरी है, इसलिए से सेज सेड जो है एक्सक्लेम में बदल जाएगा। तो लिखेंगे सी एक्सक्लेम्ड, यहां तक तो सही है। जॉयफुली, चूंकि खुशी की बात हो रही है, सब में जॉयफुली लिखा हुआ है, सही है। सी एक्सक्लेम्ड जॉयफुली। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, चूंकि सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है रिपोर्टेड स्पीच वाली, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उसके जगह पे दैट लाएंगे। तो लिखेंगे सी एक्सक्लेम्ड जॉयफुली दैट, दैट इज क्या है, वो मतलब जो वक्ता है, वो जो बोल रही है उसे दूरी पे है झेल। तो लिखेंगे दैट, और इज जो है माय डियर वाज में बदल जाएगा। इज आर एम क्या चीज में बदल जाएगा, वाज में। चूंकि रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है माय डियर पास्ट में है, तो इज आर एम बदलेगा, टेंस की परिवर्तन होगी। तो लिखेंगे दैट, दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल लेक। ये कहां है, दैट इट वाज नहीं होगा, दैट वाज, दैट है ही नहीं, दैट वाज ये हो जाएगा। एक दैट जो लगा हुआ है माय डियर इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए लगा हुआ है। दूसरा दैट जो है ऑलरेडी यहां सेंटेंस में जो दैट दिया हुआ है वो वाला दैट लगा हुआ है। दूसरा जो क्लाउज है रिपोर्टेड क्लाउज, उस क्लाउज के सब्जेक्ट के रूप में दैट लगा हुआ है, और इज का आपका वाज बन गया। तो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल लेक। इस तरह से जवाब हमारा 1 नंबर जवाब आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है माय डियर, एक्स मार्क्स द स्पॉट। एक्स मार्क्स द स्पॉट का मतलब होता है माय डियर जो लोकेशन को चिन्हित किया गया है, कोई एग्जैक्ट लोकेशन, कोई खास बताई हुई जगह। तो जवाब होगा द एग्जैक्ट लोकेशन। क्या होगा जवाब, द एग्जैक्ट लोकेशन, कोई खास जगह। नेक्स्ट प्रश्न देखिए माय डियर, साइंक्रोनसिटी। साइंक्रोनसिटी का मतलब क्या होता है, स्पष्टता, स्पष्ट। कन्फॉर्मिटी, यहां क्या हो जाएगा, कन्फॉर्मिटी, कन्फर्म कर देना, स्पष्ट कर देना। कन्फ्लिक्ट मीन्स विवाद होता है, वेंडेटा मीन्स दुश्मनी होता है, एल्टरकेशन का मतलब होता है बाबू टाल मटोल करना, समय को टालना। यहां जवाब हमें चाहिए सिनोनिम, समानार्थक। तो साइंक्रोनिसिटी, कन्फॉर्मिटी, स्पष्टता, स्पष्टता, साफ सुथरा। जवाब आपका क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बाबू, द वेदर डिसरप्टेड द फाइनल मैच। मौसम जो था अंतिम मुकाबले को, फाइनल मुकाबला को डिसरप्ट कर दिया, रोक दिया, उसमें बाधा ला दिया। तो यहां डिसरप्टेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है डियर, पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस है। जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो वाज वेयर प्लस वर्ब 3 लगेगा, और ऑब्जेक्ट है द फाइनल मैच। किसको बाधित किया गया, फाइनल मैच को। तो अब ऑब्जेक्ट को हम पहले लाएंगे, सब्जेक्ट जो द वेदर है माय डियर पहले चल जाएगा, ये बाद में चल जाएगा। लिखेंगे द फाइनल मैच was disrupted। तो कहां है, द फाइनल मैच हैज बीन डिसरप्टेड, नहीं होगा जवाब। द फाइनल मैच हैड बीन डिसरप्टेड, जवाब नहीं होगा। द फाइनल मैच वाज डिसरप्टेड हो जाएगा। द फाइनल मैच वाज बीइंग डिसरप्टेड तब होता है, बीइंग तब लगता है माय डियर जब सेंटेंस कंटिन्यूअस एक्शन का होता है। यहां सेंटेंस हमारा इंडेफिनिट का है, इसलिए जवाब हो जाएगा सी नंबर। द फाइनल मैच वाज डिसरप्टेड बाय द वेदर। अंतिम मुकाबलों को मौसम के द्वारा बाधित कर दिया गया, मौसम खराब होने के कारण अंतिम मैच बाधित हो गई। देखिए, सेलेक्ट द वर्ड्स विद द करेक्ट स्पेलिंग। सही स्पेलिंग वाले वर्ड्स को पहचानना है जिसकी स्पेलिंग सही है। देखिए, फाइब्रोसिस में सिंगल एस होता है डियर, डबल एस नहीं होगा। फाइब्रोसिस, तंतुमय, फाइबर मीन्स तंतु रेशा, फाइब्रोसिस मीन्स होता है तंतुमय, तंतुजन्य। क्यू नहीं होगा बाबू, QUE होगा, QUERIES, जिसको बोलते हैं क्यूरीज, कोई समस्याएं, कोई परेशानी, कोई पूछना, कोई प्रश्न, तो क्यूरीज ई होगा। एरोबिक्स, AEROBICS होता है। एरोबिक्स हवा से संबंधित, हवाबाजी से संबंधित, ठीक है। एरोबिक्स में AEROBICS होगा, इसलिए तीनों हमारा वर्ड गलत है। सही जो है बाबू ये है होमलीज। होमलीज का मतलब होता है सुंदर गीत, धार्मिक गीत, धार्मिक उपदेश। जवाब हो जाएगा डी नंबर, होमलीज। चूंकि यहां क्या है, करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड चुनना था, करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड डी नंबर में है, बाकी सभी का कोई ना कोई स्पेलिंग में गलती है।
अतः ये सभी जवाब नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक्कोलेड। एक्कोलेड का मतलब क्या होता है? एक्कोलेड का मतलब होता है माय डियर उत्कृष्ट कोटि का, उत्कृष्ट लेवल का, शानदार। तो इसका हो जाएगा बाबू डिस्टिंक्शन, सबसे अलग। उत्कृष्ट तो हो जाएगा डिस्टिंक्शन। परफॉर्मेंस मीन्स जानते हैं आप प्रदर्शन। बंगल मीन्स एक साथ मिलाना होता है। फियास्को मीन्स होता है बाबू असफलता। फियास्को मीन्स क्या होता है? असफलता। बंगल का एक और सेंस है घपला मारना, घपलेबाजी कर देना, पैसा का जो है इधर उधर कर देना, उसको भी बोलते हैं बंगल। फियास्को मीन्स होता है बाबू असफलता। परफॉर्मेंस मीन्स प्रदर्शन। डिस्टिंक्शन मीन्स होता है उत्कृष्ट कोटि का। एक्कोलेड का मतलब भी होता है उत्कृष्टता होना, उत्कृष्ट लेवल का होना। देखिए अब यहां क्या करता है, एक वाक्य है बाबू, एक वाक्य को 4 पार्ट में भाग यहाँ पे क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। कोई एक भाग में यहाँ कुछ क्या है? एरर्स हैं, कुछ गलती है। जिस भाग में एरर्स है वही भाग हमारा आंसर बनेगा। देखिए वन ऑफ द स्टेट, राज्यों में से एक राज्य। तो देखिए वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है डियर वो प्लूरल आता है। वन ऑफ द स्टेट नहीं होगा, वन ऑफ द स्टेट्स होगा। इन विच करेक्ट, राज्यों में से एक राज्य जिसमें देयर वाज अ सेवर ड्रॉट, जिसमें बहुत ज्यादा सुखाड़ थी लास्ट ईयर्स, इज महाराष्ट्र। वो कौन था? महाराष्ट्र था। सुखाड़ बहुत सारे राज्यों में थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो सुखाड़ थी वह महाराष्ट्र में थी गत साल। तो वही बात कह रहा है, वन ऑफ द स्टेट्स, स्टेट्स बहुत सारे हैं लेकिन उसमें से एक स्टेट है, कौन? महाराष्ट्र। तो वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होगा। ये एरर्स कहाँ है? 1 नंबर में है, तो जवाब हमारा 1 नंबर हो जाएगा। 1 नंबर कहाँ है? ए में है, अतः आंसर हो जाएगा ए। जवाब हो जाएगा, उत्तर ए हो जाएगा। देखिए प्लीज बी द पेशेंट, ऑल योर ग्रीवांसेस विल बी। कृपया कर शांत रहें, कृपया कर शांत रहें, धैर्य रखें, आपकी तमाम समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। योर ऑल ग्रीवांसेस विल बी सेटल्ड। सेटल का मतलब होता है समाधान करना, निराकरण कर देना, उपाय कर देना। सेटिस्फाइड में संतुष्टि दिलाना, सॉल्व में समाधान करना। अटेंड का मतलब होता है अटेंड करना, जाना, पहुंचना। तो यहां पे जवाब आपका हो जाएगा सेटल्ड, समाधान करना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या करे बाबू? चूज सिनोनिम ऑफ द वर्ड फैटल। एक वर्ड है माय डियर फैटल। फैटल का मतलब होता है घातक, मृत्यु तक पहुंचा देने वाला। इसका हमें क्या चाहिए? सिनोनिम चाहिए, समानार्थक शब्द चाहिए। तो एक्सट्रीम का मतलब होता है डियर बहुत ज्यादा, ये नहीं होगा। अल्टीमेट का मतलब होता है डियर अंततः, यह भी नहीं होगा। रेशनल, यह भी नहीं होगा डियर। डेडली, डेडली का मतलब होता है घातक। जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, डेडली। डेडली का मतलब होता है घातक, मृत्यु तक पहुंचा देने वाला। देखिए वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, वह जो किसी धर्म नीति के विरुद्ध काम करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बाबू हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब नीति विरोधी, धर्म विरोधी। अब हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट का मतलब होता है सुखवादी, अति सुखवादी, सुख का चाहने वाला, सुख चाहने वाला। गवर्नमेंट का मतलब होता है चटोरा, शटक खाना खाने वाला। थेइस्ट का मतलब होता है माय डियर आस्तिक, ईश्वर में आस्था रखने वाला। अतः यह भी जवाब हमारा गलत हो जाएगा। जवाब हो जाएगा हेरेटिक, धर्म नीति विशेष को नहीं मानने वाला, धर्म विरोधी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है डियर, आई एम श्योर, मैं आश्वस्त हूं, माई क्लासमेट्स, ए नहीं होगा बाबू, एम माई है, माई मिसरीडिंग है ये। आई एम श्योर, मैं आश्वस्त हूं, माई क्लासमेट्स, मेरी क्लासमेट्स जो है, विल माई स्टेटमेंट, मेरी स्टेटमेंट को, मेरी बात को का परिपुष्टि करेगा, समर्थन करेगा। देखिए बियर आउट, बियर आउट का मतलब होता है समर्थन करना। आई एम श्योर, मैं श्योर हूं कि सारे लोग जो हैं हमारी बात का समर्थन करेंगे। तो बियर आउट का मतलब होता है माय डियर समर्थन करना। बियर ऑन, बियर ऑन का मतलब होता है बाबू झेलना, सहन करना, ये नहीं होगा। बियर अपॉन, बियर अपॉन का मतलब होता है डियर लागू करना, लागू करना भी यहाँ पे हमारा सही वर्ड नहीं है। बियर अवे का मतलब होता है हट जाना, भाग जाना, ये भी वर्ड यहाँ हमारा इस स्टेटमेंट में सही फिट नहीं बैठेगा। मैं आश्वस्त हूं, यहाँ सर्टेनिटी है, एश्योरिटी है। मैं आश्वस्त हूं कि मेरे क्लासमेट्स, मेरे क्लास के सारे विद्यार्थी लोग, मेरे दोस्त लोग विल बियर आउट, समर्थन करेंगे माई स्टेटमेंट, मेरी बातों का। तो इस वाक्य के हिसाब से बियर आउट सबसे आपका एग्जैक्ट वर्ड है। जवाब आपका बी नंबर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
द समन्स सर्व्ड ऑन हिम, उन्हें न्यायमंडल के द्वारा समन्स बुलावा पत्र भेजा गया, अध्यादेश भेजा गया। तो द समन्स हैज सर्व्ड ऑन हिम, उन्हें भेजा गया। ये समन्स देखने में आपको प्लूरल जैसा लग रहा है, लेकिन प्लूरल है नहीं बाबू, ये गलत है। लिखेंगे द समन्स, एक मिनट, चूंकि ये भेजा गया है किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा भेजा गया है, इसलिए ये पैसिव सेंटेंस है। पैसिव सेंटेंस में आपका हैज बीन हो जाएगा। द समन्स हैज बीन सर्व्ड ऑन हिम, उन्हें समन भेजा गया है, उन्हें समन भेजा गया है, कोर्ट के द्वारा भेजा गया है। नेक्स्ट देखिए, आई गेव हिम 2, मैंने उन्हें 2 दिया, क्या 200 रुपये दिया। तो आई गेव हिम 200 रूपी नहीं होगा, रुपीज होगा, 200 रुपी, 100 का प्लूरल नहीं बनेगा बाबू, 200 रुपीज, 100 का प्लूरल नहीं बनेगा, 200 रुपीज, मैंने उन्हें 200 रुपया दिया। आई गेव हिम 200 रुपीज, जवाब आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, माई स्पेक्टेकल्स, मेरी चश्मा, वेरी कॉस्टली, हमारी जो स्पेक्टेकल्स है, हमारी जो चश्मा है, गूगल है, बहुत कॉस्टली है। तो देखिए स्पेक्टेकल्स जो है बाबू, ये आपका देखने में भी, फॉर्म्स में भी प्लूरल है और फंक्शन में भी प्लूरल है, देखने में भी प्लूरल है, वास्तव में भी प्लूरल है, अतः स्पेक्टेकल्स के साथ आर लगेगा। स्पेक्टेकल्स है, गूगल्स है, पायजामाज है, ये सब जो वर्ड हैं देखने में प्लूरल है, वास्तव में भी प्लूरल है, अतः वर्ब हमारा हो जाएगा आर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, आई डिड नॉट सी एनी अदर पर्सन, मैंने किसी भी दूसरे एक व्यक्ति को नहीं देखा, योर ब्रदर, तुम्हारे भाई को छोड़ करके। तो यहां पे देखिए, आई डिड नॉट सी एनी अदर, एनी अदर में कोई दूसरा, देन योर ब्रदर, आपके भाई के सिवाय किसी दूसरे व्यक्ति को मैंने नहीं देखा। तो ये थे आज के प्रश्न। आशा करते हैं कि आप लोग जो पहले से इस मॉडल सेट को बना करके रखे होंगे, उसमें आप लोगों की अच्छी जो है मार्क्स आई होगी और अच्छे समझ के साथ आप लोग बनाए होंगे। जो भी स्टूडेंट, जो भी हमारे युवा अभी तक मॉडल सेट को नहीं खरीदे हैं, तो मॉडल सेट आपकी मार्केट में उपलब्ध है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से मॉडल सेट हमारा खरीद सकते हैं। यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन की जो मॉडल सेट है, और ये 5वां नंबर का मॉडल सेट था। नेक्स्ट अगले दिवस में हम लोग 6 नंबर के मॉडल सेट पे, 6 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट पे हम लोग काम करेंगे। आप लोग पहले मॉडल प्रैक्टिस बुक को खरीदिए, घर पे बनाइए, उसके बाद हम लोग से डिस्कशन आप लोगों को मिलता रहेगा। आपका हेल्पलाइन 8434897582 है, जिस पे आप कोई क्यूरी चाहते हैं, कोई समस्या का समाधान चाहते हैं, उस पर आप संपर्क कीजिए, संपर्क कर सकते हैं। अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप तमाम युवाओं से गुजारिश होगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा इष्ट मित्रों तक, दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप लोगों को वीडियोस पसंद आई हो, वीडियो से कुछ सुनने समझने का मौका मिला हो, जुड़े हुए जितने भी साथी हैं, युवा हैं, आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले दिवस में, धन्यवाद।